स्वागत दोस्तों, आपका चैनल से रेडी करके आगे सामने मोदी बचेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग 30,000 फॉर्म के साथ पकड़े गए हैं। बताएंगे कैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने पूरी तरीके से बीजेपी को एक्सपोज करने वाला एक बड़ा कदम उठाया है दोस्तों, जिसके बाद चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबरों की तरफ, जहां पर कैसे हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया नरेंद्र मोदी की इमेज का गुब्बारा फट चुका है। राहुल गांधी ने किया है एक बड़ा दावा दोस्तों, इसी के साथ में बताएंगे कैसे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए टीएमसी के एक बड़े नेता दोस्तों, इसी के साथ में डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। इसके बावजूद वित्त मंत्री के दिए गए बयान को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है दोस्तों, जमकर फटकार लगाई गई है। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट और एक एक करके चलेंगे सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बंगाल के अंदर जिस तरीके से ममता बनर्जी के समर्थन में माहौल बन चुका है दोस्तों, बीजेपी के लोग इस बात से डरे हुए हैं और इसीलिए कथित तौर पर धांधलियां लगातार कर रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर चुनाव आयोग पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने का आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस ने एक बड़ा दावा किया है दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने कई सारे वीडियो शेयर करते हुए बताया है कि चुनाव आयोग के दफ्तर में 1 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 30-30 हजार फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं, जबकि एक व्यक्ति केवल 50 फॉर्म एक दिन के अंदर जमा कर सकता है। लेकिन चुनाव आयोग के दफ्तर में 30-30 हजार फॉर्म एक साथ जमा करवाए जा रहे हैं और ये साफ तौर पर नियम कानून का पूरी तरीके से उल्लंघन है दोस्तों। यानी बंगाल के जो मतदाता है उसमें से लाखों ऐसे मतदाता है जिनके वोटर लिस्ट में नाम ऐड करने को लेकर अभी भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में नए मतदाताओं के नाम पश्चिम बंगाल के अंदर जोड़े जा रहे हैं, फॉर्म सी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय का वीडियो जारी करते हुए बताया गया है कि 30,000 फॉर्म एक व्यक्ति जमा कराने के लिए आया हुआ है, जबकि कोई व्यक्ति एक दिन में केवल 50 फॉर्म जमा करवा सकता है। और सारे नियमों को ताक पर रखते हुए चुनाव आयोग के मुख्य दफ्तर के अंदर भी 30-30 हजार फॉर्म जमा करवाए जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बात कही है दोस्तों। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मतदाता सूची में हेर फेर का गंदा काला हरकत करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि पहले भी महाराष्ट्र के अंदर 5 साल में 43 लाख नाम जोड़े गए, लेकिन जब महाराष्ट्र का चुनाव आने लगा तो केवल 5 महीने में 40 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए। ऐसे ही दिल्ली में 4 वर्षों के अंदर 4 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे, लेकिन चुनाव से मात्र 7 महीने पहले लगभग 4 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े गए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने तब चेतावनी दी थी कि असली धांधली ईवीएम में नहीं बल्कि मतदाता सूची में की जा रही है। अब ये बंगाल में भी यही देखने को मिल रहा है। ये वीडियो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि फर्जी फॉर्म 6 आवेदन से भरे हुए कार्टन खुलेआम मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाया जा रहा है। तीसरी मंजिल पर ढेर लगाए जा रहे हैं, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को अवैध रूप से बंगाल के अंदर मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है, जो चिंता का विषय है। और चौंकाने वाली बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस षड्यंत्र को चुपचाप सह रहा है। चुनाव आयोग के नियमों में कहीं भी फॉर्म 6 की बड़ी संख्या में जमा करने की कोई अनुमति नहीं है। यानी एक व्यक्ति एक दिन में 50 से निर्धारित फॉर्म को जमा कर सकता है। यहाँ मुट्ठी भर लोग आते हैं और हजारों फॉर्म जमा करके चले जाते हैं, जो ना सिर्फ नियमों का घोर उल्लंघन है बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया की नींव पर गहरा प्रहार है। और हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, फिर भी हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण ही सक्रिय रूप से इसके विध्वंस को बढ़ावा दे रहा है। जब बीजेपी ने पलटानो दौड़कर का नारा दिया था तो उसका वास्तविक मतलब यह था कि मतदाता सूची को ही पलट डालो, बदल डालो। परिवर्तन का नारा बीजेपी का पूरी तरीके से डेमोग्राफी को चेंज करने, जनसांख्यिकी को चेंज करने की एक षड्यंत्र है और बंगाल के खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। इस पूरे मामले पर चुनाव अधिकारी कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन मामला और आगे पहुंच गया दोस्तों। अपडेट यह है कि ये सारी बातें तब हुई है दोस्तों जब बंगाल के अंदर डीजीपी और मुख्य सचिव को रातों रात बदल दिया गया, तबादला कर दिया गया। 267 अधिकारियों का रविवार को चुनाव ड्यूटी से हटाने का फैसला लिया गया। 170 पुलिसकर्मी और 83 बीडीओ को पोस्ट से हटाया गया। फिर 4 आईएएस अधिकारी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से निकाल दिया गया दोस्तों। लेकिन असली बात यह है कि चुनाव आयोग ने चुप्पी साध रखी और बीजेपी 30,000 फॉर्म एक साथ इकट्ठा करवा रही है, जमा करवा रही है, जो कहीं ना कहीं नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन है दोस्तों। ऐसे में कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं दोस्तों, जहां पर देखा जा सकता है कि बैग भर भर कर मतदाता सूची में लोगों के नाम जुड़वाने की कोशिश की जा रही है। फॉर्म 6 जमा करवाया जा रहा है। एक व्यक्ति को लिफ्ट में जाते हुए पकड़ा गया है, वो बंडल लेकर आया हुआ था पूरे मतदाता सूची का दोस्तों। और बड़ी बात यह है कि मीडिया वाले भी यहाँ पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। काफी बड़ी साजिश का पूरा मामला सामने आ रहा है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर मामला पहुंच गया कोलकाता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस के बाहर दोस्तों, जहां पर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर भिड़ंत देखने को मिली और बवाल जबरदस्त तरीके का हुआ। दरअसल अपडेट यह है कि
कोलकाता के अंदर चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। दोस्तों पुलिस के अनुसार टीएमसी समर्थित बूथ लेवल के अधिकारी यानी बीएलओ का एक ग्रुप वोटर लिस्ट में हेरफेर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा बल पर पथराव किया। दोस्तों इसे वहां पर वाहनों को भी नुकसान हुआ। बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर झंडा लेकर पहुंच गए। इसके बाद टीएमसी के लोग प्रदर्शन करने लगे। पुलिस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी आपस में झड़प हो गई और कानून व्यवस्था को जैसे तैसे बाद में संभाला गया। तो मामला केवल इतना नहीं है कि आरोप प्रत्यारोप की लगाए जा रहे हैं दोस्तों, बल्कि चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर जबरदस्त तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच का यह बवाल कब थमेगा इसकी कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आती है। दोस्तों जिस तरीके से तमाम सर्वे में बताया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस लगातार चुनाव जीतने की स्थिति में है दोस्तों, उसके बाद से भाजपा वालों की बौखलाहट और ज्यादा बड़े स्तर पर बढ़ चुकी है। अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की अपडेट आप तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पहुंचती रहे। दोस्तों इसी के साथ में राहुल गांधी केरल में मौजूद है, जहां पर राहुल ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते एक बड़ी बात कही। दोस्तों राहुल कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके नरेंद्र मोदी की इमेज को तैयार किया गया जो एक गुब्बारे की तरह था, सुई ट्रंप के हाथ में है। अगर वो कदम उठाते हैं तो ये पूरी छवि कभी भी फट सकती है। राहुल गांधी के इस दावे पर आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पश्चिम बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का ग्राफ भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों ऐसे में पश्चिम बंगाल के विधानसभा सदस्य अब्दुल रहीम काजी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद उत्तर 24 परगना जिले के अंतर्गत आने वाले भदुरिया विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के वर्तमान विधायक काजी अब्दुल रहीम कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। दोस्तों तृणमूल कांग्रेस छोड़कर आए हैं और काजी ने कांग्रेस के पश्चिम बंगाल प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष शुभांकर सरकार और कुछ अन्य नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। दोस्तों कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में अपना प्रभारी जम्मू कश्मीर के नेता गुलाम अहमद मीर को बना रखा है और अब्दुल रहीम काजी पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक जाना माना नाम है। दोस्तों अपने नाम पर अपने दम पर चुनाव जीते हैं। 50 साल तक उनके पिता कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, कांग्रेस पार्टी से विधायक बने, इसके बाद टीएमसी में गए, टीएमसी ने इनको टिकट दिया, फिर चुनाव जीत गए और इसके बाद फिर से कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी इनको टिकट इसी सीट से दे रही है लड़ने के लिए और ये अपने दम पर चुनाव जीत भी सकते हैं। ऐसे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की वित्त मंत्री ने एक ऐसा बयान दे दिया है दोस्तों जिससे विवाद और ज्यादा उपज चुका है। जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है वो ये कि $1 की कीमत भारतीय रुपये में 95 पार कर चुका है दोस्तों और सेंचुरी की ओर यानी 70 की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है और भाजपा सरकार इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है। दोस्तों चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। लग रहा है कि इस मामले पर बीजेपी वाले डर रहे हैं कि अगर कोई बयान देंगे तो बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इससे पहले बीजेपी के लोग रुपए और डॉलर की कीमतों को लेकर सवाल खड़ा करते थे दोस्तों, लेकिन अब बीजेपी के लोगों ने चुप्पी साधनी शुरू कर दी है। 60 रुपए से शुरू हुआ था जो बढ़ते बढ़ते 95 तक पहुंच चुका है। यानी पिछले 12 साल में नरेंद्र मोदी के शासन काल में 35 रुपए $1 की कीमत के मुकाबले रुपया हो चुका है दोस्तों, यानी 35 रुपए और ज्यादा बढ़ चुका है और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक एक दिन में एक रुपए तक बढ़ने का रिकॉर्ड बना है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जब ये सवाल पूछा गया कि आपके शासन काल के दौरान नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान लगातार $1 की कीमत रुपए के मुकाबले मजबूत हो रही है, यानी रुपया कमजोर और डॉलर मजबूत हो रहा है, तो इस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान आता है दोस्तों। वो कहती है कि रुपया ठीक चल रहा है। करीब 3.5 साल पहले अक्टूबर 2022 में जब रुपया डॉलर के मुकाबले 82 पर पहुंच गया था दोस्तों, तब बीजेपी के वित्त मंत्री ने कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हो रहा बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा था कि रुपया अपना स्तर खुद पा लेगा। तो मोदी सरकार ने पहले यूपीए सरकार के टाइम में 62 रुपए के स्तर पर शुरू किया था दोस्तों, जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और पहले नरेंद्र मोदी रुपए की कीमत लगातार घटने पर बड़ी बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि इससे देश का सम्मान नीचे घट रहा है। वो कहते थे कि मैं सरकार का हिस्सा हूं, ऐसे किसी रुपए की कीमत घट नहीं सकती है। बांग्लादेश और पाकिस्तान के रुपए की कीमत नहीं घट रही है। क्या कारण है कि केवल भारत का रुपये का कीमत घटता चला जा रहा है? यानी नरेंद्र मोदी उस समय बड़ी बड़ी बातें फेंकते थे दोस्तों, लेकिन आज के टाइम में नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए रुपए और डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो कोई मुद्दा ही नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएं कि इस पूरे मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टिप्पणी पर क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। साथ ही साथ हरियाणा में राज्यसभा के चुनाव के बाद दिल्ली के अंदर कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक हुई दोस्तों। इस बैठक में क्रॉस वोट करने वाले 5 विधायकों को नहीं बुलाया गया। इसके अलावा विनेश फोगाट और पूजा चौधरी यहां मौजूद नहीं थी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बैठक में क्रॉस वोटिंग पर भी चर्चा हुई है और 3 अप्रैल को चंडीगढ़ में पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई कमेटी की बैठक बुलाई गई है। पार्टी इस मामले को लेकर काफी गंभीरता से विचार कर रही है। इस पर एक्शन जरूर होगा, समय तय हो चुका है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने क्रॉस वोट करने वाले
वाले विधायकों से विधायकी के पोस्ट से इस्तीफा देने के लिए बोला है। दोस्तों ऐसे में देखते हैं कौन कौन से विधायक इस्तीफा देते हैं और कौन पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने के मामले को लेकर चपेट में आने वाला है, यानी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, एक बड़ा सवाल है। दोस्तों आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएं इस पूरे मामले को लेकर। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। दोस्तों अखिलेश यादव कहते हैं कि आजकल हमारे देश के अंदर गिरने के मामले में रुपया और बीजेपी की छवि के बीच में जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। ये तंज ऐसे समय में आया है जब एक दिन पहले कारोबार के दौरान रुपए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के स्तर तक पहुंच गया था। दोस्तों और इसके बाद वित्त मंत्री के बयान के बाद अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए भाजपा की छवि गिरेगी ज्यादा या रुपया ज्यादा गिरेगा, इस बात का कंपटीशन चल रहा है। उन्होंने एकदम सही बात कही है। आप लोग क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। दोस्तों साथ साथ केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर खबरों को दबाने के लिए आईटी नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 में बदलाव का प्रस्ताव जारी किया है। दोस्तों ये नियमों से सरकार का ऑनलाइन कंटेंट खासकर खबरों और समसामयिक पोस्ट पर नियंत्रण बढ़ सकता है और आम यूजर्स को इससे दिक्कत आ सकती है। यानी भाजपा सरकार फिर से आईटी नियमों में बदलाव करके कई तरीके से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। दोस्तों इससे पहले भी भाजपा सरकार कोशिश कर चुकी है कि वो नियम कानून लाए और सोशल मीडिया पर कंट्रोल करे। पहले तो पीछे हटना पड़ा था दोस्तों, लेकिन एक बार फिर से उसी तरीके का एजेंडा अपनाने की कोशिश कर रही है भाजपा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति का मिजाज एकदम कुछ अलग ही होता है। दोस्तों चर्चा में सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल की लड़ाई है, लेकिन थोड़ा ध्यान अगर तमिलनाडु के कैंपेन की ओर देखें तो तमिलनाडु में जो कैंपेन चल रहा है काफी दिलचस्प है। दोस्तों एसआईआर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, अफसरों का तबादला कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, घुसपैठ कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। तमिलनाडु में सबसे बड़ी बात यह है कि कौन कितना बड़ा ऑफर जनता को दे रहा है। कोई कह रहा है कि उनकी सरकार बनेगी, यानी AIADMK वाले बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम आपको जनता को फ्रिज देंगे, यानी रेफ्रिजरेटर देंगे। इसके बाद अलग अलग पार्टियों के अलग अलग वादे चल रहे हैं। दोस्तों कोई लैपटॉप देने की बातें कर रहा है, कोई सोना देने की बातें कर रहा है, कोई और बड़ी चीज यानी कोई टीवी देने का वादा कर रहा है। तमिलनाडु में डीएमके को शिकस्त देने के लिए AIADMK ने कई सारे कार्ड खेले हैं। दोस्तों पलानीस्वामी ने वादा किया है कि अगर सरकार उनकी वापस से बनेगी तो चावल राशन कार्ड जिसके पास है उनको रेफ्रिजरेटर मिलेगा। जब कुछ अनाज या खाते में नगद ट्रांसफर होने की स्थिति में लोग दिल खोलकर पार्टियों की झोली में वोट डालेंगे। रेफ्रिजरेटर तो खास मायने रखता ही है। डीएमके के नेतृत्व वाली तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि 1000 रुपए हम लोग अकाउंट में भेजते हैं, इसको बढ़ाकर 2000 रुपए कर दिया जाएगा हमारी सरकार बनते ही। और डीएमके सरकार ने सिर्फ महिलाओं को मुफ्त बसों में यात्रा करने की इजाजत देने का वादा किया है। तो AIADMK सरकार बनने पर यह सुविधा पुरुषों के लिए भी उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। ऐसे ही बीजेपी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की योजना को रेवड़ी कहकर पुकारती थी दोस्तों, लेकिन तमिलनाडु के अंदर भाजपा के लोग बहुत सारी चीजें बांटने का वादा कर रहे हैं। और केरल में तो बीजेपी वाले 2 सिलेंडर मुफ्त में देने की बातें चल कर रहे हैं। तो इसे पता चलता है कि देश के अंदर जो रेवड़ी कल्चर पहले बोला जाता था दोस्तों, फ्रीबीज की पॉलिटिक्स कही जाती थी, लेकिन अब सारी पार्टियां जमकर हर चीज बांटने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बांटने से देश का विकास कभी नहीं होगा और भाजपा वाले जो अन्य पार्टियों पर आरोप लगाते थे वो खुद भी बांटने की बातें कर रहे हैं, तो आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ असम और बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बना रही है दोस्तों। खासकर असम में बीजेपी का टारगेट घुसपैठ का मामला है और यही बड़ा कारण है कि घुसपैठ को लेकर भाजपा सरकार से जनता ने सवाल पूछा तो जवाब कुछ अलग ही तरीके का मिला दोस्तों। दरअसल आरटीआई एक्टिविस्ट कन्हैया कुमार ने 23 फरवरी 2026 को असम सरकार के मुख्यमंत्री सचिवालय को एक आवेदन दाखिल किया दोस्तों। इस आवेदन में 3 प्रमुख जानकारी मांगी गई। पहला ये कि पिछले 10 वर्षों के अंदर असम में कितने घुसपैठिए पहचाने या पकड़े गए हैं। दूसरा ये कि इसी अवधि में कितनों को निर्वासित यानी डिपोर्ट किया गया है, उस देश में भेजा गया है जहां से ये भारत के अंदर घुसपैठ करके आए थे। तीसरा ये कि इन घुसपैठियों का देशवार राष्ट्रीयता के आधार पर क्या आंकड़ा है, यानी कौन से देश है ये सब लोग भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। यानी भाजपा के लोग जो घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा असम के अंदर बताते हैं दोस्तों, उनकी सरकार से ही सीधा पूछा गया कि आंकड़े क्या है आपके पास। तो इस संबंध में असम के मुख्यमंत्री के जो सचिवालय है दोस्तों, जो उनका सेक्रेटेरिएट है, उसने जानकारी देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास तो कोई जानकारी नहीं है। आवेदन को पॉलिटिकल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया गया दोस्तों, जो राज्य के गृह और राजनीतिक विभाग का एक आंतरिक सेक्शन है। राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि मांगी गई जानकारी उनके पास नहीं है, असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के पास है। साथ ही विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि असम पुलिस बॉर्डर ऑर्गेनाइजर को आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 24(4) के तहत जानकारी देने की छूट प्राप्त है, यानी जानकारी दे या ना दे ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। तो ऐसे में दोस्तों आंकड़ा देना ही नहीं चाहती भाजपा सरकार। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर असम के अंदर घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा है तो बीजेपी वाले आखिर घुसपैठ के मुद्दे को लेकर बिना आंकड़े के क्यों हवा में तीर चला रहे
रहे हैं। सबको लगा कि बीजेपी वालों के पास आंकड़ा होगा कि कितने घुसपैठी असम में रह रहे हैं। अब तो भाजपा वाले बता रहे हैं उनके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है। तो बचा क्या है दोस्तों, आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि असम के विधानसभा चुनाव में आम जनता को भी अब समझना चाहिए कि घुसपैठ का मुद्दा केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी मुद्दा है, बीजेपी इसका इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं चुनाव जीतना चाहती है, इससे ज्यादा बड़ा कोई उद्देश्य बीजेपी का है नहीं, वरना इनके पास कम से कम आंकड़ा तो होता, आंकड़ा तक नहीं है दोस्तों, हवा में तीर चलाए जा रहे हैं। साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सियासी मात खाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अब नई तरीके की रणनीति बनाई है दोस्तों। कांग्रेस ने सूबे में अपने संगठन को मजबूत और प्रभावशाली बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मंजूरी के बाद संगठनात्मक जिलों के अंदर पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है दोस्तों। कांग्रेस के लंबे इंतजार के बाद सोमवार को आखिरकार 53 संगठनात्मक जिलों में नए अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। बिहार जिला अध्यक्षों की जो 53 लोगों की लिस्ट आई है दोस्तों, उसमें 43 नए चेहरे हैं, 10 पुराने जिला अध्यक्षों पर भरोसा जताया गया है। बिहार में बीते साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा दोस्तों। ऐसे में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की लिस्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें दो समुदाय के लोगों को सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है दोस्तों। एक तो ब्राह्मण समाज, दूसरा यादव समाज। यादव और ब्राह्मण समाज के 10-10 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें 53 जिलों के अध्यक्ष में 7 मुस्लिम समाज के हैं और 7 दलित समाज के, 7 भूमिहार समाज के और 5 राजपूत समाज के नेता है दोस्तों। ऐसे में पटना जिले में 2 सवर्ण नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। पटना ग्रामीण 1 की कमान भूमिहार जाति से आने वाले चंदन कुमार को दी गई है, जबकि पटना ग्रामीण 2 की कमान सिख समुदाय से आने वाले गुरजीत सिंह को दी गई है। पटना शहरी कमान कायस्थ वर्ग से आने वाले आशीष कुमार को जिम्मेदारी दी गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को कंट्रोल करने के लिए, भाजपा की रणनीति को कंट्रोल करने के लिए फैसला लिया गया है। यादव समाज और ब्राह्मण समाज को जोर शोर से प्रतिनिधित्व दिया गया है दोस्तों। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम विधानसभा की 126 सीटों के लिए 9 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे दोस्तों। मतदान के पहले राजनीतिक तस्वीर तेजी से बदल रही है। पहले माना जाता है कि चुनाव में बीजेपी को विपक्ष की ओर से कड़ी चुनौती नहीं मिलेगी दोस्तों, लेकिन मामला एकदम अलग है, क्योंकि विपक्ष ने इस बार जबरदस्त तरीके का गठबंधन किया है। कांग्रेस पार्टी ने विपक्षी पार्टियों को साथ में लाकर एक नया गठबंधन तैयार किया है दोस्तों। में असम जातीय परिषद और ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है। बदरुद्दीन अजमल की AIUDF गठबंधन से बाहर अपने बूते पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले के तहत कांग्रेस 101, राइजर दल और CPM 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जातीय परिषद 10 पर और हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, जबकि CPI माले भी 1 सीट पर चुनावी मैदान में उतरा हुआ है दोस्तों। तो कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही थी कि गठबंधन बनाया जाए और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी को छोड़ दे, तो सारी विपक्ष की पार्टियों को कांग्रेस ने एकजुट कर लिया है। हालांकि बदरुद्दीन अजमल की पार्टी कुछ क्षेत्रों के अंदर ही अपना दबदबा दिखाएगी दोस्तों, और उम्मीद है कि बदरुद्दीन अजमल आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे। आप लोगों की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने सस्पेंड कर दिया अभिजीत पाल को, जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे बसंती पुलिस थाना क्षेत्र के दक्षिण 24 परगना के दोस्तों। और उन पर आरोप लगाया गया था कि बसंती बाजार वायलेंस जो हुआ था, जो विद्रोह हिंसा देखने को मिली, उस हिंसा में उन्होंने सही से काम नहीं किया, इंस्पेक्टर इंचार्ज ने अच्छे से काम नहीं किया, तो उनको अब सस्पेंड कर दिया गया है दोस्तों। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच मैसेज भेजा जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार कई सालों से राज्य के अंदर चल रही है और इस बात को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही दोस्तों, खासकर भाजपा का मानना है कि अधिकारी बीजेपी के समर्थन में खड़े नहीं है और इसलिए अधिकारियों को कई जगह से हटाने की मांग बीजेपी कर रही है, क्योंकि अधिकारियों पर बीजेपी का कोई भरोसा नहीं है दोस्तों। ऐसे में एक और बड़ी कार्रवाई की गई है पश्चिम बंगाल के दक्षिण परगना के अंदर दोस्तों। साथ ही साथ अमित शाह छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने को लेकर अपनी सरकार के लोगों की पीठ थपथपा रहे थे दोस्तों, और दावा कर रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में नक्सलवाद की समस्या काफी ज्यादा थी और कांग्रेस पार्टी ने इसका कोई समाधान नहीं किया दोस्तों। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने KPS गिल का एक इंटरव्यू शेयर करते हुए कहा कि KPS गिल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का राज खोला था। बीजेपी के मुख्यमंत्री जो 15 साल तक सरकार में रहे, रमन सिंह, उनकी पोल खोली थी और KPS गिल ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह को लेकर एक दावा किया था दोस्तों, यानी पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर दावा करते हुए कहा गया कि जब KPS गिल मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो उनसे रमन सिंह ने कहा था कि योजना बनाई, तो CM ने कहा कि ये सब छोड़ो और वेतन लो और मौत करो। यानी दोस्तों आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले ऑपरेशन ब्लू स्टार के हीरो और 2006 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के सुरक्षा सलाहकार रहे KPS गिल ने एक बड़ा खुलासा किया था और भाजपा सरकार पर आरोप लगाया था कि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। उन्होंने बताया था कि वो पूरी पॉलिसी के साथ मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे तो मुख्यमंत्री ने कहा कि सैलरी लो, वेतन लो और मौत करो। भूपेश बघेल ने इस इंटरव्यू का जिक्र करते हुए दोस्तों बीजेपी के रमन सिंह सरकार को पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। इस पर रमन सिंह सरकार का कोई बयान नहीं आया, यानी रमन सिंह का कोई बयान नहीं आया जो बीजेपी के द्वारा 12-15 साल तक मुख्यमंत्री रहे दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर आरोप लगा रही है, लेकिन वास्तविकता यहाँ कुछ और है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रमन सिंह की पोल KPS गिल खोल रहे थे दोस्तों, उनके इंटरव्यू में ये बातें आई थी। साथ साथ
सीएजी की डिफेंस पर आई रिपोर्ट में सोमवार को बड़े खुलासे हुए दोस्तों। इसमें कई मिलिट्री अस्पतालों के रखरखाव को लेकर हो रही कमी पर कई बातें कही गई है। ये भी बताया गया है कि काफी संख्या में सेना के जवानों को उनके वेतन भत्ते समय पर नहीं और सही तरीके से नहीं मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेना के निर्माण कार्यों से जुड़े साइड रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे गए हैं। इसे काम की क्वालिटी और ठेकेदार की जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो रहा है। ऑडिट में सिफारिश की गई है कि रक्षा मंत्रालय साइड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करे और इसके बाद कई बातें कही गई दोस्तों। पहला ये कि सेना के वेतन भत्ते से जुड़े सिस्टम और भुगतान की प्रक्रिया में काफी दिक्कतें हैं। निर्माण कार्य यानी एमईएस के काम की निगरानी और गुणवत्ता की जांच की गई और रक्षा मंत्रालय के तहत चल रहे मिलिट्री अस्पतालों के कामकाज की बात कही गई है। कई जवानों को वेतन भत्ते समय पर नहीं मिल रहे, सही तरीके से नहीं मिल रहे, निर्माण कार्य से जुड़े रिकॉर्ड ठीक से नहीं रखे जा रहे हैं और पीएफएसए की समीक्षा समय पर नहीं होने के कारण रिटायरमेंट के समय एक साथ राशि वसूली गई और पीटीओ यानी छुट्टी टिकट जारी करने में देरी हुई और कई आवेदन खारिज हो गए। तो ऐसे कई और बड़े खुलासे किए गए हैं दोस्तों। ये सारे खुलासे सीएजी की रिपोर्ट में हो रहे हैं, जिससे पता चलता है आर्मी को भी बीजेपी न्याय नहीं दिलवा पा रही, सम्मान नहीं दिलवा पा रही। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आपसे दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। जैसे वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। बहुत